नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, आज हम जो लेक्चर पढ़ने वाले हैं इसमें हम जो पिछले लेक्चर जो थे उससे आगे बढ़ रहे हैं। और जो पहला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट की थी। फिजिकल ज्योग्राफी में भी हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी अर्थात भू आकृति विज्ञान को प्रारंभ किया था। जो पिछले दो लेक्चर हैं, इस लेक्चर को पढ़ने से पहले उन लेक्चर को भी आप देख सकते हो, ताकि ये लेक्चर आप लोगों को ये ना लगे कि बीच से प्रारंभ किया गया है। तो उन दो लेक्चर की ही अगली सीरीज का ये लेक्चर है, उस सीरीज का अगले क्रम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों हम लोग ये देख लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था। जो दोस्तों पहला लेक्चर था उसमें हमने प्रारंभ किया था भौतिक भूगोल से। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, पृथ्वी की सतह, इसकी बात की थी। सतह पर हम लोगों ने क्या बात की थी, स्थलीय सतह की बात की थी। और आपके स्थल स्वरूप की जो विशेषताएं हैं उन पर चर्चा की थी। पृथ्वी के स्वरूप का जो क्रमबद्ध या तार्किक अध्ययन है उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे थे भूआकृति विज्ञान में। पृथ्वी की जो सतह है उस पर जो स्थल स्वरूप हैं, कौन कहाँ कैसे कब क्या मतलब कैसे उत्पत्ति हुई, इन सारी बातों पे हमने चर्चा की थी। तो स्थल स्वरूपों की जो उत्पत्ति है, किस तरह से उनकी उत्पत्ति होती है, इस पर चर्चा की थी कि पृथ्वी की जो स्थलीय स्वरूप है उसका जो अस्थायी और परिवर्तनशील स्वरूप है वो किस कारण से है। तो वो हमें कारण मिला था भू संचलन। और भू संचलन किस कारण से होता है, वो आपका होता है बल के कारण। फिर हम लोग आगे बढ़ चले थे अंतर्जात बल पर और बहिर्जात बल पर। अगर उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर बलों का वर्गीकरण किया जाए तो एक था आपका अंतर्जात या अंतर्जनित बल और एक था बहिर्जनित या वायुमंडलीय बल या बहिर्जात बल। वहाँ दोस्तों हम लोगों ने अंतर्जात बल द्वारा जो पृथ्वी की स्थल स्वरूप की विशेषताएँ हैं उनमें जो स्थल स्वरूप की उत्पत्ति है वो हमने देखा था। और जो बहिर्जनित बल है उसके द्वारा वो जो आपके स्थल स्वरूप हैं किस तरह से सम स्थिति को प्राप्त होते हैं या संतुलन की दशा को प्राप्त होते हैं वो देखा था। और वो संतुलन की दशा है वो किन कारकों से थी, वो आपकी थी अनाच्छादन की प्रक्रिया से, जो बहिर्जनित भू संचलन द्वारा जनित एक प्रक्रिया है। इसमें तीन अवयव हमने देखे थे, अपर्दन, अपक्षण और बृहत्क्षरण। वहाँ जब हम लोग अंतर्जात बल देख रहे थे, अंतर्जात बल में हमने देखा थे दो प्रकार के संचलन। एक तो थी कम तीव्रता वाले जिन्हें हम महसूस नहीं कर सकते, और एक अधिक तीव्रता वाले जिन्हें महसूस कर सकते हैं। जो कम तीव्रता वाले थे उनमें था आपका पटल विरूपणी बल या पटल विरूपणी संचलन, और जो अधिक तीव्रता के संचलन थे उनमें था आपका आकस्मिक संचलन। और फिर हमने आगे बढ़ के जो पटल विरूपणी संचलन है इसमें क्या देखा था, इसी में देखा था विवर्तनिक संचलन, समस्थैतिक संचलन और सुस्थैतिक संचलन। वहाँ भी हमने पीछे बात की कि बहिर्जनित जो भू संचलन है उसके द्वारा भी सम स्थिति को स्थल स्वरूप प्राप्त होते हैं, और जो समस्थैतिक संचलन है इसमें भी संतुलन की दशा की बात हमने की है। तो विवर्तनिक संचलन था जो आपका पटल विरूपणी संचलन में। विवर्तनिक संचलन में हमने देखा था स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति किस तरह से हो रही है। और जब हम लोगों ने विवर्तनिकी संचलन देखा आपका पटल विरूपणी संचलन में, तो वहाँ क्या देखा हम लोगों ने, बल की दिशा के आधार पर दो प्रकार का संचलन था। एक तो था ऊर्ध्वाधर और एक था आपका क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर में क्या था, महादेशजनक संचलन, और क्षैतिज में क्या था, पर्वत निर्माणकारी संचलन। जो महादेशजनक संचलन था इसमें हमने निमज्जन और निर्गमन तथा उत्थान और अवतलन देखा था। और पर्वत निर्माणकारी में दो संचलन देखे थे, तनावमूलक बल और संपीड़न बल। संपीड़न बल के द्वारा बलित पर्वतों की उत्पत्ति हो रही थी, और तनावमूलक बल द्वारा भ्रंशोत या ब्लॉक पर्वत या होस्ट पर्वत की उत्पत्ति हो रही थी। अब दोस्तों हम लोग आगे जब बढ़ चले हैं अंतर्जात बल में, तो वो आपका है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पे। लेकिन दोस्तों प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार के रूप में दो बिंदुओं को, एक तो है आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और एक है आपका सागर नितल प्रसरण सिद्धांत।
और चूंकि इसमें जो पुराचुंबकत्व सिद्धांत है या पुराचुंबकत्व अध्ययन है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार के रूप में, उसकी अब प्रासंगिकता उतनी नहीं है और मेंस में भी उससे संबंधित क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं। तो ज़्यादातर जो प्रश्न है वो आपके सागर तल प्रसरण सिद्धांत और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से पूछे गए हैं। तो दोस्तों हम लोग अंतर्जात बल में जो आपके प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में बढ़ रहे थे, तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से पहले हमें जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसे देखना जरूरी है। तो आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे महाद्वीपीय सिद्धांत, और इस क्लास के बाद जो अगला लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे आपके जो प्लेट संचलन है या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है या प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है उसको देखेंगे। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस विषय वस्तु से संबंधित है? तो ये जिस विषय वस्तु से संबंधित है वो विषय वस्तु हमारी अंतर्जात बल से जुड़ी हुई है, प्लेटों के संचलन से जुड़ी हुई है। इस थ्योरी को दिया था वैगनर ने, जो कि एक जलवायु वैज्ञानिक थे, और जलवायु अध्ययन करने के क्रम में ही उन्होंने आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो विश्व के अलग अलग जो महाद्वीप हैं वो विगत समय में या एक निश्चित कालखंड में क्या थे, वो एक ही मतलब स्थलखंड का हिस्सा थे, और बाद में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण उस जो स्थलखंड था उसका क्या हुआ, विभाजन हुआ, और विभाजन के बाद वो जो स्थलखंड के टुकड़े अलग अलग हुए थे उससे वो आज की दशा को या आज की अवस्थिति को प्राप्त हुए। मतलब ये था उनका कहने का कि आज जो हम लोगों को अलग अलग महाद्वीप मिले थे वो एक समय में क्या थे, आपस में जुड़ के एक स्थलखंड के रूप में थे, और बाद में क्या हुआ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और चंद्रमा के आकर्षण बल जैसी जो संचलन है उनकी वजह से क्या हुआ, उनमें विघटन हुआ, और फिर जो अलग अलग प्लेटों के रूप में वो आज की अवस्थिति को प्राप्त हुए। मतलब आज की जो उनकी लोकेशन है उस लोकेशन को वो प्राप्त हुए। उसमें आपके स्थलखंड के अलावा जो महासागरीय आपकी प्लेट है, चाहे प्रशांत महासागरीय प्लेट हो या नजिका प्लेट हो, वो भी उसमें शामिल हो उस थ्योरी में। दोस्तों हम लोग इस चित्र में देख पा रहे हैं ये अलग अलग डायरेक्शन इनके दिख रहे हैं प्लेटों के। हम लोग इसको अब आगे पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इस सिद्धांत के पहले जो थ्योरी इसमें हम लोग पढ़ेंगे उसमें कुछ ऐसी टर्म है जो हो सकता है कि अभी नई नई लगें, तो उसके लिए हम लोग पहले ही एक स्लाइड में देख ले रहे हैं। वो जो टर्म है वो भूगर्भिक जो इतिहास है, आपका जो भौगोलिक कालक्रम है या ज्योग्राफिकल टाइम स्केल है उसका है, उसकी टर्म है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं, अगर एक नज़र इस पर डाल ली जाए तो आगे की अध्ययन के लिए हमें सुविधा मिलेगी, क्योंकि आगे हम जो भी थ्योरी पढ़ने वाले हैं, चाहे वो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हो या आपका अभिसारी प्लेट संचलन हो, अपसारी प्लेट संचलन हो, समानांतर प्लेट संचलन हो, अर्थात जो प्लेट संचलन है उसके लिए भी ये जो टाइम स्केल में जो भी शब्द लिखे हुए हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद उसके कालक्रम की बात की जाए तो सबसे पहले इनको बांटा गया है आपका 4 बड़े बड़े कालखंडों में। एक का नाम है इयोन, एक का है इरा, फिर इरा से छोटी इकाई है पीरियड, और पीरियड से छोटी इकाई है आपकी एपोच। अगर इयोन की बात की जाए तो इयोन चल रहा है आपका फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक में अगर इरा की बात की जाए तो सबसे पहले इरा आया था पेलियोजोइक, फिर आया था मीसोजोइक, और फिर आया था सीनोजोइक। जो सबसे पहले पेलियोजोइक आया था उसमें आपके कौन कौन से कालखंड थे? एक तो था आपका कैम्ब्रियन युग, फिर आपका ऑर्डोवीशियन, फिर सिलोरियन, डेवोनियन और कार्बोनिफेरस, और फिर पर्मियन। ये आपके पीरियड थे किस इरा के? पेलियोजोइक इरा के। अगर मीसोजोइक की बात की जाए तो मीसोजोइक में जो सबसे पहला कालखंड था वो था आपका ट्रियासिक, फिर उसके बाद आया जुरैसिक, फिर क्रिटेशियस। और अगर मीसोजोइक के बाद अगर इरा की बात की जाए तो आया आपका सीनोजोइक। उसमें आपके ये थे पेलियोसीन, नियोसीन, टर्सरी, क्वाटरनरी। और अगर एपोच की बात की जाए तो एपोच आपको कहाँ दिखेंगे? यहाँ सीनोजोइक में। पेलियोसीन, योसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, फिर प्लीस्टोसीन और होलोसीन। तो वर्तमान में कौन सा एपोच चल रहा है? आपका ये चल रहा है होलोसीन। इसके पहले कौन सा था? प्लीस्टोसीन।
तो दोस्तों ये टर्म आप एक बार और गौर से देख लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये इसके बिंदु रहेंगे हम लोगों के जो अध्ययन का क्रम रहेगा। इसकी मान्यताएं देखेंगे, जो वैगनर ने मान्यताएं बताई थी, और वैगनर द्वारा इसके वर्णन और समर्थन में जो साक्ष्य दिए गए थे उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इसका महत्व तो है ही, अभी भी मेंस में कम से कम हम लोगों की परीक्षाओं में तो प्रश्न इसके पूछे ही जाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि पूर्व काल में या एक समय पहले क्या था, पृथ्वी जो थी उसके जो वर्तमान महाद्वीप हैं वो आपस में जुड़कर एक भूखंड बनाते थे, और उसको इन्होंने नाम दिया था उस भूखंड को पैंजिया। और ये बताया था कि इस भूखंड को चारों तरफ से एक जलीय निकाय या वाटर बॉडी घेर के रखा है उसने, उसका नाम इन्होंने दिया था पैंथालसा। फिर उन्होंने ये भी बताया था कि पैंजिया के पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक एक और जलीय निकाय था, वो आपका था, उसको इन्होंने नाम दिया था टेथिस सागर। फिर उन्होंने क्या कहा? फिर उन्होंने कहा कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण क्या हुआ, इस पैंजिया भूखंड में विघटन हुआ, और जो उत्तरी भाग था उसको इन्होंने नाम दिया था, इस भूखंड के टूटे हुए उत्तरी भाग को इन्होंने नाम दिया था आपका उत्तरी अंगारा लैंड या उत्तरी लॉरेंसिया। और दक्षिणी भाग को इन्होंने नाम दिया था गोंडवाना लैंड। फिर उन्होंने बताया था कि अंगारा लैंड से आपके जो उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, ये भाग टूट के पश्चिम की ओर इन्होंने गति पकड़ी, और जो दक्षिणी भाग था उससे अंटार्कटिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी वो टूटी, और उन्होंने फिर अपनी अपनी दिशा में जो वर्तमान में इनकी लोकेशन है उन दिशाओं में विस्थापन किया इन प्लेटों ने, और वर्तमान स्वरूप जो है आपके महाद्वीपों की अवस्थिति के वो प्राप्त हुए। और जो आपका पैंथालसा था, बाद में इन्होंने जो पैंथालसा जो था, इन जो है स्थल खंडों की अवस्थिति परिवर्तित होने के बाद जो पैंथालसा था, इन्होंने उस पैंथालसा को ही क्या नाम दिया? प्रशांत महासागर। और ये भी बताया कि जब प्लेटें विस्थापित हो रही थी, इसी क्रम में आपके जो टेथिस सागर है या पैंथालसा है, इन जल निकायों से किसका विकास हुआ? आपके अटलांटिक महासागर का और हिंद महासागर का। तो दोस्तों ये थ्योरी थी, उन्होंने बताया था। अगर इसको सिस्टमेटिक वे में अगर क्वेश्चन आ जाए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में चर्चा करने वाला कोई क्वेश्चन हो, या उस पर कमेंट करना हो या टिप्पणी करनी हो, तो उसके लिए हम लोग किस तरह से उसे लिख सकते हैं, ये आगे हम लोग अगली स्लाइड में देख सकते हैं। पहले तो ये देख लो कि किस तरह से इन्होंने कल्पना की थी कि किस तरह का रहा होगा। इन्होंने पहले बताया कि एक ही भूखंड था, उसे इन्होंने पैंजिया नाम दिया था। इसके बाद जो स्थिति आई वो ये आई, उत्तरी लॉरेंसिया जो गोंडवाना था, दक्षिणी भाग उसे गोंडवाना नाम दिया था, गोंडवाना लैंड। इसके बाद आपकी ये स्थिति आई, इसमें जो उत्तरी अंगारा लैंड या लॉरेंसिया था उससे क्या टूटा? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और यूरेशिया वाला भाग। जो दक्षिणी गोंडवाना लैंड था उससे आपका दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलिया, फिर बाद में ऑस्ट्रेलियन प्लेट से इंडियन प्लेट अलग हुई, और अंटार्कटिका। और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में इनकी अवस्थिति ऐसी है, विस्थापन के बाद जो भूखंड हैं वो इस तरह से हैं। यहाँ आपका प्रशांत महासागर का विकास हुआ, हिंद महासागर का विकास हुआ, और ये आपका
ये माफ़ कीजिए, अटलांटिक महासागर, ये प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर। दोस्तों इस तरह से उनकी संकल्पना को हम लोग इन चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। आप लोग गौर से देख लो। एक और चित्र है, इसके माध्यम से आप लोग और समझ सकते हो। अब अगर इनकी थ्योरी को सिस्टमैटिक वे में लिखा जाए तो किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, तो आप लोग इसको देखो। महाद्वीपों के गतिशील होने या प्रवाहमान होने से संबंधित दिए गए विचारों में वैगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। हम लोगों ने इस लेक्चर के शुरू में चर्चा की थी प्लेट विवर्तन की सिद्धांत की, तो वो किससे संबंधित था? प्लेटों के गतिशील होने से। और प्लेटों का मतलब यहाँ क्या था? स्थल खंड के जो बृहद खंड हैं उन्हें प्लेट कहते हैं। तो स्थल खंड के बृहद खंड में क्या दिखते हैं? महाद्वीप। तो इनके गतिशील होने या प्रवाहमान होने से संबंधित जो भी थ्योरी थी आपकी, चाहे सागर नतल प्रसरण सिद्धांत हो, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हो, पुराचुंबकत्व सिद्धांत हो, उनमें सबसे ज़्यादा जो मान्यता प्राप्त है वो आपके महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को है। तो आगे इनके बारे में कुछ चर्चा लिखी है यहाँ की ऋतु वैज्ञानिक थे जिन्होंने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के क्रम में ये सिद्धांत दिया था, और इन्होंने निम्नलिखित मान्यताओं को अपने विश्लेषण का आधार माना था। 4 बिंदुओं में हमने इनकी मान्यताएं लिखी हैं। एक है आपका सियाल से निर्मित महाद्वीपीय क्रस्ट सीमा से निर्मित महासागरीय क्रस्ट के ऊपर तैरता है। जो महासागरीय सतह की बात की जाए बिंदु में कि जो सियाल से निर्मित आपकी जो महाद्वीपीय क्रस्ट है, ऊपरी भाग है, यहां हमने देखा था क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो उन्होंने महासागर की भी जो सतह है उसके सबसे ऊपरी भाग को क्रस्ट नाम दिया है, और महाद्वीप का जो ऊपरी भाग है उसे तो क्रस्ट उन्होंने कहा ही है। और ये किससे मिलके बन रही है? यहाँ सियाल, यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण इसको सियाल कहते हैं। फिर सीमा, फिर आपका नीफे, निकेल और आयरन से मिलकर। तो उन्होंने कहा कि जो सियाल है वो क्या कर रहा है? वो आपके जो महासागरीय क्रस्ट है उसके ऊपर तैर रहा है। क्रस्ट जो सियाल से निर्मित क्रस्ट है वो, और वो कौन सा क्रस्ट है? महाद्वीपीय। फिर क्या कहा इन्होंने? क्रस्ट की उत्पत्ति के समय बृहद महाद्वीप के रूप में पेंजिया और बृहद महासागर के रूप में पैंथालसा का निर्माण हुआ। मतलब ये कहना चाह रहे थे कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जब स्थल खंड का विकास हुआ या क्रस्ट का विकास हुआ, तो उस क्रम में क्या हुआ? जो स्थल खंड के रूप में पेंजिया का विकास हुआ और जो जलीय निकाय है उसके रूप में पैंथालसा का विकास हुआ। आगे देखते हैं। आगे तीसरे बिंदु में क्या लिखा है? इनके अनुसार पेंजिया के मध्य में टेथिस सागर का पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार था, जो अभी हमने चर्चा की है, जिसके उत्तर में उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया अंगारालैंड के रूप में थे, जबकि दक्षिण में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका गोंडवाना के रूप में आपस में जुड़े हुए थे। इससे देख सकते हैं इन महाद्वीपों की बात हो रही है गोंडवाना के रूप में आपस में जुड़े होने की, और यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है लॉरेंसिया के रूप में जुड़े होने की। फिर लिखा कार्बोनिफेरस युग के समय चंद्रमा के आकर्षण बल और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से, कार्बोनिफेरस युग की बात हो रही है यहाँ, इसलिए हमने पहले देख लिया था इसे। मतलब पेलियोजोइक कालखंड की यह घटना है। क्या लिखा है इसमें? कार्बोनिफेरस युग के समय चंद्रमा के आकर्षण बल और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल। ध्यान रखिए कौन से 2 बल हैं आपके? चंद्रमा का आकर्षण बल और पृथ्वी का है गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से पेंजिया का विखंडन आरंभ हुआ। इस प्रक्रिया से क्या हुआ? उत्तरी अमेरिका का यूरेशिया से और दक्षिण अमेरिका का अफ्रीका से विखंडन के बाद पश्चिम की ओर विस्थापन के कारण क्रिटेशियस युग के आने तक अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति हुई, जबकि वहीं अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलिया
और अंटार्कटिका का विखंडन के बाद विस्थापन के कारण टर्सरी युग के आने तक हिंद महासागर की उत्पत्ति हुई। याद रखना, जो अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति हो रही है वो आपके क्रिटेशियस युग में, और जो हिंद महासागर की उत्पत्ति हो रही है वो आपकी हो रही है टर्सरी युग में। क्रिटेशियस और टर्सरी यहां आपका, यहां लिखा नहीं है इस टेबल में। इस प्रकार टर्सरी युग का अंत आने तक सभी महाद्वीपों की उत्पत्ति के साथ विस्थापन के कारण पैंथालसा का संकुचन हुआ, और वैगनर ने जो संकुचित पैंथालसा है उसे ही क्या कहा, प्रशांत महासागर का नाम दिया। आप लोग इसको गौर से देख सकते हो। इस प्रकार इन्होंने अपने सिद्धांत के द्वारा महाद्वीपों की सापेक्षिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन के द्वारा अतीत में हुए जलवायु परिवर्तन को स्पष्ट करने का प्रयास किया। ये तो जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे थे, लेकिन उस अध्ययन को बताने के क्रम में ही इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दे दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद अलग अलग कालखंडों में किस तरह से जो महाद्वीप हैं उनकी वर्तमान अवस्थिति प्राप्त हुई है। तो उन्होंने प्रारंभ कहाँ से किया था, आपके क्रिटेशियस से, फिर बढ़े ये टर्सरी तक, और कार्बोनिफेरस से इन्होंने सबसे पहले प्रारंभ किया था, कार्बोनिफेरस, फिर इन्होंने एक घटनाक्रम बताया क्रिटेशियस का, फिर आपका बताया टर्सरी का। तो मोटे तौर पे इन्होंने अलग अलग कालखंडों में जो अलग अलग घटनाएं हैं और जिनके द्वारा वर्तमान में जो महाद्वीपों की अवस्थिति है वो प्राप्त हुई, इस थ्योरी से इन्होंने समझाया। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इस थ्योरी के समर्थन में इन्होंने कौन कौन से साक्ष्य दिए थे। तो इन्होंने मोटे तौर पे हम इन्हें अगर विभाजित करें तो 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इनमें जो आपके 3 हैं वो आपके प्रमुख साक्ष्य के रूप में उपयोग होते हैं। एक तो ये आपका महाद्वीपों का परस्पर जुड़ाव। इसको कहने का मतलब ये था कि वर्तमान जो अवस्थिति है महाद्वीपों की, अगर इनको हम लोग कल्पना करके आपस में जोड़ें तो ये ऐसा ही प्रतीत होगा जैसे हम लोगों ने पैंजिया की संकल्पना की थी। तो ये इस बात का ये संकेत करना चाह रहे हैं कि अगर जैसे इन्होंने उदाहरण के रूप में कहा कि अफ्रीका और अगर दक्षिण अमेरिका को हम लोग जोड़ें तो उनके किनारे इस तरह से हैं कि वो आपस में एक सांचे में फिट हो जाएंगे, वो एकदम से एक ही स्थलखंड के अलग अलग भागों के रूप में प्रतीत होते हैं। इस बिंदु से उन्होंने इस बात का जिक्र करने की कोशिश की। इसके अलावा संरचनात्मक एवं स्तरिक प्रमाण, जो अलग अलग खंड हैं, जो स्थलखंड हैं, उनकी संरचनाएं एक जैसी हैं, उन्होंने ये बताया था। एक बिंदु में बताया था कि जो तट के किनारे भ्रंशस्थल हैं वो एक जैसे हैं, जैसे इन्होंने उदाहरण दिया था अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका पश्चिमी तटीय क्षेत्र, और आपका जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसका पूर्वी तट, या ये कह सकते हैं अटलांटिक महासागर के पश्चिमी और पूर्वी तट, पूर्वी या पश्चिमी किनारे, वहाँ जो भ्रंशस्थल पाए जा रहे हैं स्थलखंड में वो लगभग एक जैसे हैं। फिर उन्होंने कहा था जो जीवाश्मी प्रमाण हैं, जैसे उन्होंने कहा था जो मीसोसोरस है या लेमिंग्स हैं, इनके जो जीवाश्म मिले हैं वो अलग अलग स्थलों से मिले हैं जो कि आपस में वर्तमान में जुड़े नहीं हैं। ये इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि शायद ये अतीत में कभी जुड़े हों, तभी उन भूखंडों पे ये पाए गए। इसके अलावा पूरा जलवायु प्रमाण, इसके लिए इन्होंने हिमयुग का उदाहरण दिया था कि हिमयुग के साक्ष्य अफ्रीका में, भारत में मिल रहे हैं, यूरोप में भी मिल रहे हैं। तो ये इन्होंने 4 बिंदु में हमने इन्हें विभाजित किया है। तो देख लेते हैं किस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समर्थन में महाद्वीपों के परस्पर जुड़ाव, संरचनात्मक और स्तरिक प्रमाण, तट के किनारे भ्रंशस्थल का मिलना, जीवाश्मी और पुरा जलवायु प्रमाण, ये प्रमाण दिए। वैगनर का यह मानना था कि अटलांटिक महासागर के विपरीत तटों की स्वरूपीय विशेषताओं में समानता के कारण ही अतीत में उत्तरी अमेरिका यूरोप से, जबकि दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका से जुड़े हुए थे। वैगनर ये कहना चाहते हैं कि ये जो भाग हैं और ये जो भाग हैं ये आपस में जुड़े हुए थे।
इसी प्रकार प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और अफ्रीका के महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। महाद्वीपों के इस परस्पर जुड़ाव के लिए वैगनर ने जिगसॉ फिट ऑफ कॉन्टिनेंट शब्द का यूज किया। इनका यह भी मानना था कि महाद्वीपों के परस्पर जुड़ाव के कारण ही अटलांटिक महासागर के विपरीत तटों की संरचनात्मक और स्तरिक विशेषताओं में समानताएं हैं। इस तरह से ये जो बात हो रही है इनके द्वारा अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर का पूर्वी किनारा है, ये पश्चिमी किनारा है। इसकी जो संरचना है उसकी समानता की बात इन्होंने की है। विपरीत तटों की संरचनात्मक और स्तरिक विशेषताओं में समानता है। वैगनर के अनुसार तनावमूलक बल के द्वारा भ्रंशन की प्रक्रिया से भ्रंश तल का निर्माण होता है। महाद्वीप के प्राचीन तटों पर भ्रंश तलों का मिलना महाद्वीपों के विखंडन के द्वारा ही संभव है। इन्होंने कहा है कि जो महाद्वीपों के या महाद्वीप जो आपके उदाहरण के रूप में अफ्रीका देखें या दक्षिणी अमेरिका देखें, अफ्रीका के पश्चिमी तट और आपके दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट वहाँ देखें, अगर उनके प्राचीन तट देखें तो वहाँ क्या मिलते हैं हमें? भ्रंश तल। और ये भ्रंश तल जो मिल रहे हैं ये किस बात का प्रतीक हो सकते हैं कि महाद्वीपों का विखंडन ही हुआ होगा, यानी ये दोनों महाद्वीप अतीत में कभी ना कभी आपस में जुड़े हुए होंगे। फिर आगे चल के क्या हुआ होगा, कालांतर में तनावमूलक बल ने काम किया होगा और भ्रंशतल निर्मित हुए होंगे और भ्रंशन के द्वारा उस जो भूखंड था उसका क्या हुआ होगा, वो उसमें दरार पड़ी होगी, टूटन हुई होगी, चटकन हुई होगी, जो भ्रंशतल की जो भ्रंशन की प्रक्रिया होती है वो हुई होगी और ये भाग क्या हो गया होगा, उस बड़े भूखंड में आपस में टूटकर अलग हो गए होंगे भूखंड से। ये देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से, जो अभी पीछे बातें लिखी उसको समझ सकते हैं। ये आपका अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कुछ इस तरह की इन्होंने कल्पना की थी कि इस जो भूखंड था, जो गोंडवाना लैंड था, जो दक्षिणी भाग था पैंजिया का, ये इस तरह से टूटा हुआ होगा। और ये इस तरह से प्लेटों का खिसकाव, जो भारतीय प्लेट है, ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, ये आपकी दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, ये अफ्रीकी प्लेट है। ये जो तीर हैं ये इनके डायरेक्शन बता रहे हैं। फिर आगे इन्होंने क्या बताया, इनके अनुसार ग्लोसोप्टेरिस और मीसोसॉरस के जीवाश्म गोंडवाना लैंड के स्थलखंडों पर मिलते हैं, जबकि लैमिंग्स के जीवाश्म केवल अंगारा लैंड के स्थलखंडों में यूरोप के साथ उत्तरी अमेरिका में मिलते हैं। ऐसे जीवाश्मों का महाद्वीपों पर वितरण के द्वारा भी यह प्रमाणित होता है कि अतीत में ये महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। लैमिंग्स उत्तरी अमेरिका और यूरोप में पाए जा रहे हैं, मतलब ये स्थलखंड हो सकता है एक समय जुड़े रहे होंगे और लैमिंग्स का आवास वहाँ हुआ करता होगा। अगर मीसोसॉरस की बात की जाए तो ये भी जो वर्तमान में भारतीय क्षेत्र है और गोंडवाना लैंड के अन्य स्थलखंड हैं वहाँ ये विचरण करते होंगे, इनके आवास होंगे। यदि ऐसा नहीं होता तो इनके जीवाश्म या तो किसी विशिष्ट महाद्वीप पर मिलते या इनका विश्वव्यापी वितरण होता है। इन्होंने यही बताया था कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता, आपस में अगर नहीं जुड़े हुए होते अतीत में, तो हो सकता है कि वर्तमान में जो महाद्वीप हैं केवल उन महाद्वीप विशेष की अवस्थिति में ही ये जो जीवाश्म हैं वहाँ मिलते, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके ये मिल रहे हैं जो मीसोसॉरस है या ग्लोसोप्टेरिस है, ये आपके मिल रहे हैं उत्तरी अमेरिका और यूरोप में, जबकि लैमिंग्स आपके अंगारा लैंड में, माफ़ कीजिए, लैमिंग्स अंगारा लैंड में यूरोप के साथ उत्तरी अमेरिका में, और ये गोंडवाना लैंड में मिल रहे हैं आपके मीसोसॉरस और ग्लोप्टेरिस। अब आगे देख लेते हैं, इनके द्वारा दिए गए साक्ष्यों में पुरा जलवायु प्रमाण को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। ये पहले बिंदु में जब हम प्रारंभ कर रहे थे साक्ष्यों को तब देखा था। इनके अनुसार उच्च अक्षांशीय क्षेत्र के उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अंटार्कटिका में कोयला के निक्षेप का मिलना, जबकि निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों के ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया में हिम निक्षेपों का मिलना अतीत में महाद्वीपों के विस्थापन की प्रक्रिया को
प्रमाणित करता है। इनका कहना था कि आपके जो उच्च अक्षांशों वाले क्षेत्र हैं, चाहे वो अंटार्कटिका हो, उत्तरी ध्रुव के पास वाले क्षेत्रों, यहाँ भी क्या मिल रहा है, कोयला के निक्षेप मिल रहे हैं। और अफ्रीका है, भारत है, यहाँ क्या हिमयुग के प्रमाण मिल रहे हैं। जबकि वास्तव में होना ये चाहिए कि कोयले का जब निर्माण होता है वो होता है आपका निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में, और हिमयुग की स्थिति कहाँ ज़्यादा बन सकती है, उसके बनने के चांस हैं आपके ध्रुवीय क्षेत्र में। लेकिन इसके प्रमाण आपको निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में मिल रहे हैं, और कोयले के जो जीवाश्म हैं या निक्षेप हैं वो आपको मिल रहे हैं उच्च अक्षांशों में, जो स्थलखंड हैं उनमें। तो ये भी इस बात को सिद्ध करने की कोशिश है कि शायद ये सारे स्थल अतीत में एक साथ जुड़े हुए हों। इस चित्र के माध्यम से दोस्तों इन प्राणियों के जो अवशेष हैं या जो जीवाश्म हैं उनको हम लोग समझ सकते हैं। ट्रियासिक लैंड जो रेप्टाइल हैं, स्थल पर विचरण करने वाले जो सरीसृप हैं ट्रियासिक युग के, उनके साक्ष्य अफ्रीका में, भारत में और अंटार्कटिका में मिल रहे हैं। फिर आपके जो ग्लोसोप्टेरस हैं, इसके जीवाश्म कहाँ मिल रहे हैं, ये आपको मिल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में। फ्रेश वाटर रेप्टाइल्स मीसोसोरस है, उनके साक्ष्य अफ्रीका में और दक्षिण अमेरिका में। और ट्रियासिक के जो युग के स्थलीय सरीसृप हैं उनके साक्ष्य दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में। तो ये भी दोस्तों ये सिद्ध करने की कोशिश है कि ये भूखंड शायद एक कालखंड में जुड़े रहे होंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देखा, जो कि आपका जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है उसके आधार सिद्धांत के रूप में है। और जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का एक और आधार सिद्धांत है वो है आपका सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, जिसे हम अगले लेक्चर में करेंगे। लेकिन उसको करने से पहले हम लोग अगले लेक्चर में प्रारंभ करेंगे प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, और उसमें देखेंगे प्लेट संचलन। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।